ओके। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, ऑल सेट। कहाँ 13? 13 नहीं नहीं नहीं, कहाँ तक पढ़ा बताए थे एग्जाम्पल्स में? अच्छा हाँ, चलो ये हो गया था, हो गया। तो 1/x-1 को हमें लेट करना पड़ेगा ना। चलो एक एग्जाम्पल हम कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्व फॉर x एंड y। ए स्टॉप टॉकिंग। हम लिख दिए थे कि इट्स अनचेंजेबल, ओके। हम बहुत ही सोच समझ के ये टाइम चेंज किए हैं, तो थोड़ा सा। अच्छा ये तुम लोग कभी सोचे हो कि ये क्यों दिया रहता है, ये कंडीशंस? कभी सोचे हो, गौर की हो इस पे? जरा देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन है। अब तुम लोग जरा सोचना, ठीक। अल्टीमेटली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड वी नो p बाई क्यू मीन्स अ रैशनल नंबर, ओके। एक्स वाई कोई इंटीजर डेसिमल जो भी नंबर होगा, रियल नंबर होगा, तो उससे एक अल्टीमेटली यहाँ पे एक रियल नंबर आएगा, तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर, तो p बाई क्यू आ गया। एंड p बाई क्यू दिस मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। And in the definition of a rational number, we already know we know that p by q, and साथ में हम ऐड करते हैं कि q is not equal to zero। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो q is not equal to zero, this means denominator can never be zero। अगर zero हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? वो बन जाएगा मीनिंगलेस, है ना, मीनिंगलेस। सो इसलिए बगल में कंडीशंस दिए रहते हैं। हम लोगों का ध्यान इस पे कभी जाता नहीं, जाता है क्या? पर सोचा करो थोड़ा सा। x इज नॉट इक्वल टू वाई, क्यों? क्योंकि x और y बराबर हो गया, तो जरा इसके बारे में सोचो तो। x और y अगर देखो यहाँ पे नॉट इक्वल है, लेकिन हम इसका उल्टा सोचेंगे कि अगर बराबर हो जाता तो। अगर ये नहीं लिखा होता तो इसका मतलब x और y बराबर भी हम ले सकते हैं। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू भी 5, 5 माइनस 5 0, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर 0 बन गया। दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा? ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो फिर ये क्यों लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई? तो कोई मतलब नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें वो चीज़ वहाँ पे दिखाना पड़ा कि देखिए एक्स और वाई बराबर तो नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, तो हमें पता चल ही गया। डिनोमिनेटर 0 हो जाता है अगर ये कंडीशन ना ले तो। एंड x is also not equal to minus y, x is also not equal to minus y। अब उसका उल्टा जरा सोचो, what if x will be equal to minus y? अगर x का वैल्यू माइनस वाई हो जाए, जरा इसको सोचो। x का वैल्यू, अभी से x के प्लेस पे तुम माइनस वाई पुट करो, तो माइनस वाई एंड प्लस वाई विल बी कैंसल, तो ये 0 बन जाएगा। दिस मीन्स कि x इक्वल टू माइनस वाई लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हटा दो ना। तो हम क्या करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, हम कंडीशन डाल देंगे कि आप देखिए ये नहीं लीजिए, क्योंकि अगर ये लेते तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंडीशंस पे हमारा ध्यान जाता नहीं है, तो ध्यान को लेकर के जाओ कि क्यों कंडीशन दिया हुआ है, जरा उसके पीछे का रीजन समझो, ठीक है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, ओके। नाउ सो हमें अब यहाँ पे सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ठीक है,
तो थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा दे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जैसे नहीं देखो, डायरेक्टली हम सॉल्व करके ही बताते कि कैसे करना है, ठीक है। डेनोमिनेटर वाला जितना भी, जब भी एक्स और वाई डेनोमिनेटर में आता है तो उसको हम लोग हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, हमेशा उसको एक नए वेरिएबल में कंसीडर करते हैं। स्टॉप राइटिंग, ओके। हमेशा उसको नया वेरिएबल के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या क्या सेम है डेनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन में भी x प्लस वाई, ये हमें समझ में आ गया। एंड दिस 15 अपॉन x माइनस वाई इज एक्चुअली इक्वल टू 15 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, यस और नो? बिल्कुल। तो हम इस वाले टर्म को 1 अपॉन x माइनस वाई को हम बोलेंगे चलो इसको ना कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन x माइनस वाई, हम इसको ना u बोलेंगे। क्या बोलेंगे? u बोलेंगे, एक नया वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। तो यही वाला चीज अब क्या लिख सकते हैं हम इसको 15, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 15u। अल्टीमेटली ये वाला जो टर्म था उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग? 15u लिख रहे हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। हेयर वी हैव समथिंग, वो कलेक्ट करेंगे। अब हमको पता है कि क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, फिर भी क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, हमको पता है ना? बट आई एम एक्चुअली टीचिंग यू दैट हाउ विल यू स्टार्ट, ओके। सो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। तो लिखना पड़ेगा कि 15 अपॉन x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड हमें दूसरा इक्वेशन लिखना होगा, क्या है वो? 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस, रिपीट नहीं करना है, बस मन में रिपीट करते जाओ, 13 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो नाउ हम बता चुके हैं कि हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे लिए जो कन्वीनियंट होता है, हमने जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीखा है ना, वो किसके लिए सीखे हम लोग? वो इस तरह का स्ट्रक्चर वाला जो जनरल फॉर्म होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का, वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। डजेंट मैटर द फेस ऑफ वेरिएबल, है ना? जो वेरिएबल है उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं am प्लस bn प्लस c, where m and n are two variables and a, b, c are real numbers. But a, b cannot be 0, ये सब तो हम लोग जानते ही है। बट यहाँ पे वेरिएबल्स का चेहरा बदल दिए हम। लीनियर इक्वेशन तो अभी भी है ये। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं a u plus b v plus c equal to 0. So this is a linear equation in terms of u and v just like x and y. हमने इस तरीके के इक्वेशंस को बनाना सीखा है। इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग, है ना, हम लोग ऐसे ही इक्वेशन को बनाते हैं ना, ऐसा नहीं बनाए, ये जनरल फॉर्म में है भी नहीं। सो ड्यू टू दैट रीजन, चूंकि हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि इसको पहले इसका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्निक यूज करना पड़ता है, और वो टेक्निक ये है कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जनरल फॉर्म में आने से। इसलिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यू लेट करते हैं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो दोनों में कॉमन है, दोनों ही इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसको हम भी लेट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंप्लीटली बदल जाता है, और वो बदलता है इस तरीके से वो जनरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देखो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन 1 जो है हमारा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा ऐसा। इक्वेशन 1 के बारे में जरा सोचो। ये यहाँ पे है 15 and this is actually 1 upon x minus y, just like this 15 1 upon x minus y, तो ये बन जाता है 15u, क्योंकि 1 upon x minus y को 1 upon x minus y को हमने u कंसीडर करा है। सो ये बन जाएगा
15u, okay, plus, and this is 22, 1 upon x plus y, 1 upon x plus y, that is v, okay, and then 5. So this is completely एक नया इक्वेशन बन चुका है, ओके okay? और इसका चेहरा देखो, इसका फेस देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, 5 को इधर लाना पड़ेगा और क्या. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड बिल्कुल ऐसे ही हमारा इक्वेशन 2 के बारे में हम बोलेंगे कि इक्वेशन 2 बिकम्स, मतलब इक्वेशन 2 जो है हमारा वो भी अपने आप को बदलेगा. वो ये है 40 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने u कंसीडर किए हैं, तो यहाँ 15u बन जाए 40u बन जाएगा, प्लस दिस इज 55 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो कि v है, तो हम इसको v लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 13, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते थे 1-2 को, पर 1-2 को सॉल्व नहीं ना करके हम यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जनरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है. आ रहा है बात समझ में? अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग u और v निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि नहीं u v नहीं, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो. पहले u और v तो निकल जाए, फिर x y के बारे में सोचेंगे. सो u v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 3 and 4. सो यू कैन ऑप्ट एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. अब तुम पे ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मेथड से बनाना चाहते हो, है ना. कौन सा मेथड से बनाना चाहेंगे हम लोग? एलिमिनेशन. अब चलो ठीक है, एलिमिनेशन से बनाते हैं. वैसे एलिमिनेशन, हाँ ठीक है. तो सॉल्विंग 3 and 4, ओके. यहाँ पे लाइन सॉल्विंग 3 and 4 बाय, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एलिमिनेशन से ही बना रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके. सो एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए किसी को एक को या तो u वाला टर्म को हटाना पड़ेगा या तो v वाला टर्म को हटाना पड़ेगा, और उसके लिए u का कोएफिशिएंट सेम होगा तभी तो हटेगा ना. हटेगा मतलब कटेगा, है कि नहीं. एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा. जैसे ऐसा होगा, एक 40u है, एक माइनस 40u है, कट जाएगा. या v को हटाएंगे तो फिर फॉर एग्जाम्पल 18v है, तो एक माइनस 18v होना चाहिए, कट जाएगा. तो किसको हटाना चाहेंगे? चलो v को हटाते हैं, है ना. तो v को हटाएंगे तो ये जो 55 है यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाला जो 22 है यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं. ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एलिमिनेशन मेथड का ये रूल है कि अगर तुम v को हटाना चाहते हो ना, तो v का कोएफिशिएंट कितना है? 22 है. उस 22 को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. और यहाँ का v का जो कोएफिशिएंट 55 है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा. लेकिन एक और, वो थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा. लेकिन अगर एलसीएम दोनों का कितना, जरा ये बताओ हमको. एलसीएम कितना है? 110 है क्या? है क्या 110? तो यू विल थिंक लाइक दिस कि हम यहाँ पे 110 बनाए और हम यहाँ पे 110 बनाए, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 4 by 2 एंड दिस इक्वेशन 3 by 5. तो फिर कहाँ हुआ वो 22? यहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करें? 55 तो नहीं हो रहा है. मेरा बात को समझो. हाँ, ये वाला जो कोएफिशिएंट है यहाँ और यहाँ इंटरचेंज कब करते हैं पता है? जब ये दोनों कोएफिशिएंट्स को प्राइम नंबर्स होंगे. जब को प्राइम होगा तो एकदम एक्सचेंज कर दो. इसका कोएफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई करो, इसका कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करो. ठीक है? को प्राइम, क्योंकि को प्राइम में होता क्या है, एलसीएम भी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर होता है ना, इसीलिए. आ रहा बात समझ में? तो हमें अल्टीमेटली सेम ही तो करना है ना. एलसीएम का मतलब क्या होता है? जैसे 22, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 4 का और 11 का हम एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है, ये तो को प्राइम हो गया, इसलिए दूसरा लेना पड़ेगा. 4 और 14 ले लेते हैं, दिस इज द बेस्ट. ओके, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20.
24, 28, 32, उसके बाद कितना होगा 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड सो ऑन ना। अरे मेरे पास 14 था, 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, ऐसे ही चलते जाएगा टेबल हमारा। हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं किसका, 4 का और 14 का ना। तो एलसीएम का मीनिंग क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 14. So these are the multiples. Now I just want to find common multiple, CM, common multiple. So these are multiples of 4 and these are multiples of 14. But common multiple is क्या इसमें 14 है, but इसमें 14 है नहीं, इसमें 28 है, इसमें 28 है, yes 28 है. So common multiple में 28 आएगा, कॉमा और भी आएगा, जैसे इसमें 56 है ना, यहाँ पे इसमें 56 आएगा. हम लोग भले नहीं, अच्छा लिखे भी तो हैं 56 है यहाँ पे भी 56 है. इसके पहले कोई भी कॉमन नहीं है, लाइक 28, 42 देख खोज लो, नहीं मिलेगा. सो दीज आर, यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएगा. बट वी आर टेंडिंग टू फाइंड LCM, लोवेस्ट. सो दिस इज द LCM 28. अब मान लो कि y का कोएफिशिएंट 4 होता और नीचे जो सेकेंड इक्वेशन है y, उसका कोएफिशिएंट 14 होता, तो पट से बच्चा क्या करेगा, अरे 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जानता ही नहीं, और 14 यहाँ पे करेंगे. तो 14 4 जा कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 हो जाएगा, 56 y बनेगा. एंड यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ 14 ना गया था, ये हम 14 चेंज किए थे ना, यहाँ वाला 14 वहाँ चला गया और यहाँ वाला 4 यहाँ आ गया. सो 14 इंटू 4 56 एंड दिस इज 14 इंटू 4. कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे. 14 वहाँ चला गया, 4 यहाँ चला गया, 14 4 जा एंड 14 4 जा, ठीक है ना. ओके 56, हाँ ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि हम ओके हाँ वो तो ठीक होना ही था ना, ठीक है कभी हो जाता है, ठीक है. वो इंटरचेंज करेंगे तो हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंटरचेंज कर सकते हो तुम लोग. हम एक्चुअली में नया क्या चीज़ बताना चाह रहे थे कि इन दोनों 14 और 4 का एलसीएम कितना है ना, ये बताओ 28. तो तुम जो 56 बना रहे हो ना नए नए इक्वेशन में, 56 मत बनाओ, एलसीएम के बराबर बनाओ ना. सो थिंक कि 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 28 बनेगा, 7 ना. सो इंस्टेड ऑफ 14 व्हाई नॉट 7. अब तुम बोलो इससे फायदा, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बड़ा नंबर x में भी बड़ा नंबर आएगा, और 7 से करोगे तो छोटा नंबर आएगा, छोटा नंबर आसानी होगा. इंस्टेड ऑफ 4 व्हाई नॉट 2, बिकॉज 14 2 28, एलसीएम के बराबर लाना है. आ रहा है बात समझ में, क्या हम बताएं अभी, बोलो. एलसीएम के बराबर लाना है, यहां पे सेम करना है हमको. हम v हटाना चाहते हैं ना, तो v का कोएफिशिएंट 22 और v का कोएफिशिएंट 55 है. तुम 55 यहां कर दोगे मल्टीप्लाई, 22 यहां मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो. सोच के देखो ना, 55 सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं ना होगा, 55 इसमें भी तो करना पड़ेगा, और ये जो 22 है इसमें नहीं ना होगा, ये 22 यहां भी तो आएगा. तो 55 और 22 मल्टीप्लाई कर रहे हो, बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, कर सकते हो. लेकिन हम बोल रहे छोटा नंबर पे गेम खेलो ना. आगे बात समझ में. तो एलसीएम के बराबर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे इंटरचेंज कर सकते हो. अब देख लेना, ठीक है, हम दोनों बात बता दिए, इंटरचेंज इज ऑल्सो गुड एंड एलसीएम वाला चीज भी ऑल्सो गुड. नाउ इट्स ऑन यू कि क्या करते हो तुम लोग, कौन सा अच्छा लगता है. ठीक है, चलो ये बताना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, हम बता दिए. अब देख लेना तुम लोग, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि एलसीएम वाला करना, थोड़ा सा उसमें 4-5 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सोच लेना. ओके, सो वी नो. अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा क्या सोचेगा कि अरे भाई 55 इधर मल्टीप्लाई करो, 22 इधर करो ना यार, हो गया बात खत्म. लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं, हम बोलेंगे 55 का
और 22 का एलसीएम कितना होता है हम जानते हैं, 11 से करना पड़ेगा, 11 5 जा 11 2 जा, अब तो जाएगा नहीं, तो 11 5 जा 55, 55 2 जा 110। सो हम समझ गए कि एलसीएम कितना आया, 110 आया। हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे हमको 110 बनाना है, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी 110 बनाना है, बस मेरा यही है कि हम 110 बनाएंगे क्योंकि v को हटाना है। सो नाउ वी हैव टू राइट हियर दैट multiplying equation number 3 and equation number 4 दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा बाय कितना से। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, तुमको यहाँ पे 110 लाना है बाबू, 110 लाना है तो 22 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 कैरी, बन गया ये। इक्वेशन 4 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 55 को बस 2 से करोगे 110 बन जाएगा। तो वही बात लिख देना है कि 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो इक्वेशन 3 and 4 बाय किसे कर रहे हो, पहले 3 लिखे हो बाद में 4 लिखो, तो 3 के लिए पहले लिखो, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एंड आए तो यहाँ पे भी एंड आएगा, एंड 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से तो लिखोगे 2 और यहाँ पे ये वर्ड लिख देना रिस्पेक्टिवली, ठीक ठाक, ओके। चलो करके अब मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक के नीचे एक लिखेंगे ताकि जोड़ना घटाना आसान हो सके। तो 3 को कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5 से, चलो करो 15 5 जा 75, 75 u आएगा है ना, 75 u आएगा और 22 इंटू 5 110 110 v आएगा ना, एंड 5 इंटू 5 25 आ जाएगा हमारा उधर RHS वाला। और इक्वेशन 4 को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो करो 42 जा 80u प्लस 55 2 जा 110 v एंड 13 इंटू 2 26। इंटरचेंज वाला सीन करते 55 यहाँ पे करते तो 55 इंटू 22 करना पड़ता, बड़ा नंबर 55 इंटू 5 करना पड़ता, और अभी हमको सिर्फ 5 5 25 करना पड़ा। एलसीएम का ये बेनिफिट होता है, एलसीएम वाला चीज, ठीक है। नाउ हमको v को हटाना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में हटेगा तो नहीं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं ना, मतलब सब्ट्रैक्टिंग का प्रॉपर्टी पता है, सबका साइन चेंज कर दे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। अच्छा यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखते हैं, साइन चेंज करना है ऑपोजिट, तो ये प्लस है ये माइनस से कट गया। यहाँ पे देख लो एक प्लस 75 माइनस 80, इसका मतलब माइनस 5u होगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू 25 में से 26, 26 माइनस में है, बड़ा है -1, बहुत बढ़िया। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, u का वैल्यू 1/5। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ u इन आइदर इक्वेशन 3 and और 4, या तो 3 में पुट करो या तो 4 में पुट करो, यू विल गेट v, ओके। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर किसी में ही पुट कर दो, चलो 3 में कर देते हैं, वी गेट, है ना। चलो देखो 3 में पुट कर रहे हैं तो 3 क्या है उसको लिखना पड़ेगा, ये है 15u, ये है 15u प्लस 22v एंड इक्वल टू 5। सो u का वैल्यू हमें 1/5 मिला है, तो u के प्लेस पे 1/5 पुट करना होगा प्लस 22v इक्वल टू 5। 5 से ये गया 3 टाइम्स में, 5 3 is 15, और ये प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो -3 बन जाएगा, तो 22v इक्वल्स टू 5 -3 कर दो ना, ये वाला प्लस 3 उधर कर दो शिफ्ट। सो v का वैल्यू देखो 5 - 3 का मतलब हो गया 2, और ये 22 चला जाएगा नीचे, तो 2 का टेबल से कटेगा 1/11 आएगा। सो v का वैल्यू कितना आया 1/11, ओके ओके। थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम जो है स्पेस नहीं बच रहा है ना, इसलिए ऐसे कर दिए, ठीक। सो मेरे पास दोनों ही वैल्यू आ चुका है।
दोनों ही वैल्यू आ चुका है। सो अब हमें u और v का वैल्यू पता है, हमें x और y फाइंड करना है। x y यहाँ पे प्रेजेंट है, x y यहाँ पे, तो u के प्लेस पे u का वैल्यू पुट करो, v के प्लेस पे v का वैल्यू पुट करो, ठीक है। सो ऐसे होगा 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, इक्वल टू u है ना, u है, तो u का वैल्यू कितना आया है 1/5। सो इन प्लेस ऑफ u यू विल राइट 1/5, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, करो तो x माइनस वाई इंटू 1, x माइनस वाई 5 इंटू 1 5। सो दिस इज कंप्लीटली अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y विच इज इन द जनरल फॉर्म। ओके, हमारे पास एक कंप्लीटली नया इक्वेशन आ चुका है जो कि जनरल फॉर्म में है और एक्स वाई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और इसका नाम अब हम लोग देंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 हो चुका है तो देंगे 5। आया बात समझ में, बोलो बोलो। अब यहाँ पे क्या हमें एंड लिखना चाहिए क्या, कि अभी और भी एक कहानी स्टोरी बचा हुआ है, ये वाला स्टोरी क्या है 1/x प्लस वाई है इक्वल टू v है, और v का वैल्यू कितना है 1/11। सो इन प्लेस ऑफ v क्या लिखेंगे 1/11। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इंटू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 11 इंटू 1 11, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। डोंट यू थिंक दैट यू शुड सॉल्व 5 and 6 टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y? आया बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। ये माइनस वाई है प्लस वाई ऐड कर देंगे, ऑलरेडी सेम सेम कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट 1 है ना रे, यहाँ भी 1 है तो सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है। और ये भी प्लस में और ये माइनस में, मजे की बात ये भी है, ऐड कर देंगे सिंपली। तो ऐड कर दे 5 6 को, तो लिखेंगे या फिर लिख दो सॉल्विंग 5 and 6, सॉल्विंग 5 and 6। तो 5 और 6 को एक साथ लिखो ऐसे, x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 6 को लिखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। ऐड करो यहाँ पे, बोलो बोलो, कटेगा ये वाला x x 2x 11 5 16, तो x का वैल्यू बोलो 8 नहीं आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ गया। नाउ यू विल पुट x इक्वल टू 8 इन आइदर इक्वेशन 5 और 6, पांचवा या छठा में पुट कर दो। x का वैल्यू 8 है ना, यहाँ देखो 8 पुट कर दिया, तो वो 8 उधर जाके घटेगा, 11 माइनस 8 बाय 3, y का वैल्यू 3। आया बात समझ में, हो गया ठीक। सो अब देखो यहाँ पे u v कंसीडर करने से फिर से एक नया इक्वेशन बनता है x और y के टर्म्स में। और ऐसा कब होता है, कब, जब x और y दोनों साथ में डिनोमिनेटर में रहता है ना, तब दोबारा एक नया इक्वेशन बनता है। लेकिन अगर इकलौता सिर्फ यहाँ पे 1/x रहता तो फिर नहीं बनता नया इक्वेशन, नहीं बनता, डायरेक्टली वहीं पे निकल जाता, यहीं पे। ठीक है, आगे बात समझ में, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आया बात समझ में स्वाति, बोलो, ट्राई करना, ठीक, देखना तो बना करके बनता है कि नहीं। हाँ चलो इसको जल्दी से नोट करो। कर लिया, मिल गया संतुष्टि काची का, बैठा हुआ ना भाई, अब तुम समझ रहा था, तुम आ गया समझ में, तुम्हारा ध्यान लिखने पे भी था समझने पे था। अभी तुम पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके लिखते और उस टाइम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके सुनते समझते, कौन सा बेनिफिट करता? ठीक है, तो यहां पे लास्ट में लिख दोगे हेंस x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू, निकाले हो ना, सही। डर लगते रहता है यार कि साउंड कहीं ना चला जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो गया ना, इसीलिए।
बुक लाया है रे? दो। समझे सोनल? हम्म। आज फोर्थ डे है ना लीनियर इक्वेशन का। हो गया? हो गया रे शिवम? तुम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहा था ना, समझ रहा था ना? अच्छा बच्चा है। बाकी सब लोग लिखने के चक्कर में रहते हैं, समझा? कि लिख लेंगे बाबा, कॉपी हमारा अच्छा लगता। पूरा सुंदर सुंदर मेरा कॉपी। सोनलवा अभी तक नहीं लिखा है। ऑफ कोर्स। बताने ही जा रहे हैं अभी उसको। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो तुम लोग। यही क्वेश्चन वो पूछा था। एक ठो और है ना, आया नहीं आज। स्पेशल केस है ना वो, तो स्पेशल केस को स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। मिटा दे। लिखो, लिखो अभी साथ साथ लिखो।
स्पेशल केस, इसको बस एक स्पेशल केस के जैसा बस बोल देना है नाम, बाकी हम पूरा बता दिए कि ये कौन सा स्पेशल केस है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे दो लीनियर इक्वेशन को तभी ये स्पेशल केस दिखाई देगा। और ये स्पेशल केस है क्या, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिखो, x and y in one equation are interchanged, one equation are interchanged in the other, चलो स्टेटमेंट लिख लिए, पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से दोबारा इस स्टेटमेंट को देखेंगे हम लोग। ओके चलो अभी पेन डाउन करो एकदम बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, और मेरा पहला इक्वेशन है mx, नहीं a में ही रखते हैं, ax प्लस by प्लस c1 equal to 0, and this is our first equation. Okay, now you will have second like this. कैसा, जो y का कोएफिशिएंट b है वो भी y को छोड़ के x के पास आ जाएगा, और जो x का कोएफिशिएंट a है ये वाला a x को छोड़ के वो y के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ पे y के पास पहले b था वो x के पास आ गया, और उसी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a इसको छोड़ेगा और y के पास चला जाएगा, एंड ये कांस्टेंट्स अलग अलग रहेंगे। तो क्या दोबारा, व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, जो x और y का कोएफिशिएंट्स है ना, कहाँ गया मेरा कलरफुल चौक। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है, कौन कौन, ये a और ये b, वो क्या हो गया, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन वन इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में, आर इंटरचेंज्ड इन द अदर, जो दूसरे में वो इंटरचेंज्ड मिलेगा, है ना। x में जो है वो y में मिलेगा, जो y में है b वो x में b मिलेगा, इंटरचेंज्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एंड दिस इज कॉल्ड स्पेशल केस। आया बात समझ में, इसी को स्पेशल केस बोलते हैं। जब क्या होगा, इंटरचेंज्ड वाला दिखाई देगा, तब ये वाला b इसमें और ये वाला a इसमें, इंटरचेंज्ड दिखाई देगा। ओके चलो ठीक है, ऐसा होगा तो आखिर हमें क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस स्पेशल केस को, आखिर थोड़ा आसानी से बन जाए। ओके तो इसके लिए करना क्या होगा, अच्छा इसका नाम देते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका रूल है, रूल है ये कि ऐड करोगे इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे, तो ऐड करने से क्या होगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा। x वाला टर्म के साथ जुड़ेगा ना, y वाला टर्म के साथ जुड़ेगा ना, तो एक नया एक यहाँ पे मिलेगा। एडिंग करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे, हाँ या ना बोलो। ऐड कर लिए, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 1 और 2 को, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। आया बात समझ में, 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हमें ऐसा करने से कुछ मिलेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिलेगा, बिल्कुल मेरा ऐड करने पे मिला, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। ठीक है, देन वी विल सॉल्व, है ना, उसके बाद देन वी विल सॉल्व इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 4, है ना। फिर सॉल्व करेंगे 3 और 4 को यूजुअल मेथड से, लाइक एलिमिनेशन एंड और सब्स्टिट्यूशन, जो मन करे। क्या सभी को समझ में आ गया कि ऐसे स्पेशल केस वाले को क्या करना है? पहले जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे उनको ऐड करो, तीसरा मिल गया सब्ट्रैक्ट करो, चौथा मिल गया, तीसरा और चौथा को सॉल्व कर दो। आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, लिखो इसको जल्दी से। मिटा दे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको करना है सॉल्व, ठीक। तो तुमको जज करना होगा पहले, है कि नहीं? जज करोगे तभी तो बनाओगे। जज करोगे, देखोगे कि कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं। तो हाँ है, y का कोएफिशिएंट 43 है, वही 43 हमको x का कोएफिशिएंट में नजर आ रहा है दूसरे इक्वेशन में। क्या? फिर जो y का कोएफिशिएंट, अच्छा इसको बात कर लिए, x का जो कोएफिशिएंट 37 है, जो x में है वही 37 दूसरे इक्वेशन y में नजर आ रहा है। तो ये तो इंटरचेंज नजर आ रहा है, इंटरचेंज है कि नहीं? तो ये स्पेशल केस हो गया। तो स्पेशल केस में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। 1 2 को एक बार ऐड करेंगे, 1 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे मिलेगा हमें नए नए इक्वेशन, जिसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। क्या हाँ या ना बोलो? सो मान लो हेयर करके हम लिख चुके हैं इसी को, ओके। सो नहीं लिखो हेयर, सो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वो क्वेश्चन में ये मार्क नहीं करना है, वो तो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ रहेगा ना इस तरीके से। एंड 43x प्लस
37y equals to 117. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो हम लोग जैसा कि अभी अभी इसका प्रोसीड्योर देख चुके थे, पहले हमें ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करना है. सो एडिंग 1 and 2 वी गेट. तो 1 2 को ऐड करेंगे तो पता ही है ऐड करने से क्या होता है, LHS LHS के साथ जुड़ता है, RHS RHS के साथ जुड़ता है. तो ऐड करो, x वाला x के साथ ऐड करो. 1 2 को ही ऐड कर रहे हो ना, तो x वाला x के साथ जोड़ोगे, y वाला y के साथ, LHS एडिशन हो गया, फिर RHS को जोड़ोगे. चलो बताओ, 7 3 10, 4 3 7, 1 कैरी 8 होगा, 80 80x. तो 80x मिलेगा और y को ऐड करो, ये भी 80 ही मिलेगा, 80y. ओके, और उधर कितना मिलेगा, 17 प्लस 23, 23 और 10 33 40, 240. इक्वेशन नंबर 3. तो यही हमें एक नया इक्वेशन मिला ना, जिसको 3 बोलेंगे. फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, सब्ट्रैक्टिंग 3 इन 4 इन ओके एक मिनट है. 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में, 2 इन 1. 1 2 को एक बार ऐड और 1 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट. चलो सब्ट्रैक्ट करो, 2 को घटा रहे हो 1 में, मतलब 1 ऊपर रहेगा. तो 37 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा ना, -6x मिलेगा. फिर 37 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 43 में, +6 मिलेगा ना. 123 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 117 को, इधर से मिला 3, उधर से मिला 3, 6 ना मिलेगा. हाँ अच्छा, इसमें 80 कॉमन था ना, तो कॉमन ले ले क्या और उसको उधर भेज देंगे. तो चलो कॉमन ले लेते. तो बॉक्स में इसको नहीं बनाएंगे और इसको 3 नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ हमेशा चाहिए होता है. तो क्यों नहीं कर ले इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट, थोड़ा आसान बना लेते हैं हम लोग. तो यहाँ 80x 80y और 240 है. 80x आया था, 80y आया था, 240. तो कॉमन था 80, तो सोचे क्यों नहीं 80 कॉमन निकाल लिया जाए. तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ 240 है. 80 मल्टीप्लाई में है तो उसको उधर डिवाइड में. तो यहाँ से x प्लस वाई 240 को डिवाइड करना है, 80 से 0 0 गया और 8 3 जा. सो x प्लस वाई कितना मिलेगा, 3 मिलेगा. तो इसको बोलेंगे हम लोग नया इक्वेशन और इसको 3 कंसीडर करेंगे. ओके अच्छा, वापस यहाँ पे 6 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी ले लो, और माइनस भी कॉमन ले सकते हो, नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है. सो 6 कॉमन ले लेते हैं. तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. तो ये 6 इधर कट जाएगा, यही काट दो ना. तो -x प्लस वाई कितना मिलेगा, 1 मिला ना. इसको जो नया इक्वेशन मिला इसको 4. पहले ही बोले थे ऐड करने से मिलेगा तीसरा नंबर और सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा चौथा नंबर. अब तुम्हारे पास फिर से, अब उसके बाद क्या बोले, विल सॉल्व 3 and 4. तो लिख देते हैं सॉल्विंग. हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, 3 को और 4 को. वी गेट. तो 3 4 को कैसे सॉल्व करोगे हम तो देखेंगे. अरे हमको तो दिख गया, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो सेम तो ऑलरेडी है, और एक माइनस में भी एक प्लस में, तो ऐड ही तो करना पड़ेगा. तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, उसको लिख लिया. उसी के नीचे इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3. क्या लगता है क्या करना पड़ेगा, एडिशन तो करना पड़ेगा ना. कट गया ये, +x -x, y 2y 3 1 4, y का वैल्यू 2 मिल जाएगा. यू विल पुट दिस वैल्यू y इक्वल टू 2 इन 3 और 4. तो यहाँ पे पुट कर लो y का वैल्यू 2 और वो 2 उधर चला जाएगा, -2, x का वैल्यू 1. समझ में आ गया.
हो गया, वो लिख ली। ओह, हो गया सभी का। सात बजा ना, सात सात कौन बोल रहा था? हाँ वो तुमको पता, आधा घंटा तो लेक्चर बाजी हो गया था आज। तो अभी आधा घंटा हम लोग और पढ़ेंगे, है ना? नहीं कंप्लीट कैसे होगा फिर? और तुम लोग होमवर्क बनाए रहे, होमवर्क तुम? हाँ, मेहरबानी कर दिया। आज तो बना लेगा सारा, ग्राफ वाला भी तेरा बचा हुआ है, तेरा इधर भी बचा हुआ। तो ग्रुप में मैसेज लगता है तुम नहीं पढ़ा था ना? तेरा नाम लिखे थे बाबू वहां पे, शिवम। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, ओके? आई सॉरी सॉरी, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज बनाइए ना आप लोग खुद से। नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा, डाउट क्लास ले लेंगे। बन जाएगा, बना के तो देखो, पहले ही नहीं बनेगा तब। अब बन जाएगा, ठीक है? बनाओ, अरे नंबर्स की जगह पे एबीसी आ गया है, बस बस इतना ही फर्क है। एक्स वाई ही वहां सॉल्व किसके लिए लिखा हुआ है बताओ? अच्छा, इंस्ट्रक्शन पूरा एक जगह लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर ऑल द क्वेश्चंस फॉर अप टू 51। दिस मीन्स एक्स और वाई के अलावा जितने भी लोग हैं सब के सब रियल नंबर्स हैं, चाहे वो पी क्यू हो, चाहे वो ए बी हो, चाहे एम एन हो, चाहे वो यू वी हो। देर आर ओनली टू वेरिएबल्स विच इज एक्स एंड वाई, और जो तुम्हारे द्वारा कंसीडर किया जाता है वो भी वेरिएबल होता है। बाकी बुक के अकॉर्डिंगली वहां सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई मीन्स एक्स और वाई ही वेरिएबल है बस, बाकी सब नंबर्स है 5 3 2 1 0। अब यही नंबर्स ए बी सी बन गया है, तो क्या फर्क हो गया? कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब हम लोग नए टॉपिक को की ओर मूव करेंगे, विच इज कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। इसी को हम लोग टेस्ट बोल रहे हैं, सॉल्वेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? आइट, इन क्या बोली स्वाति? हाँ बहुत बढ़िया, इनकंसिस्टेंट पैरेलल, दिस मीन्स यू विल गेट नो सॉल्यूशन दैट इज पैरेलल। तो जरा अगर हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, है ना, सॉल्यूशन मिले ही ना, तो इसका मतलब वो दोनों सिस्टम जो था हमारे पास, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, जो दो इक्वेशंस दिए हैं वो दोनों इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस है? इनकंसिस्टेंट वाले इक्वेशंस है ना। और अगर वही दो इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन निकाल पा रहे, जितना जो अभी हम लोग कर रहे हैं उतना देर से, हर बार तो सॉल्यूशन निकल ही रहा है, तो इसका मतलब ये लोग कंसिस्टेंट वाले थे, है ना, कंसिस्टेंसी बना हुआ है, तो इन लोगों का सॉल्यूशन निकल रहा है कंसिस्टेंट। ओके, तो और हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी जानते हैं कि किसका सॉल्यूशन निकलता है और किसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, सो लिखो टॉपिक कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। ए, काहे बात कर रहा है भाई? अरे कहाँ हुआ रे? एकदम फिंगर ऑन योर लिप्स। हो गया, टॉपिक लिख लिए। चलो देखो, कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब हमें कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि क्या ये दो इक्वेशंस सॉल्वेबिलिटी, दैट इज सॉल्व होगा भी या नहीं। ठीक है ना। सॉल्व होने का क्या मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, ये दो, उसमें इंस्ट्रक्शन भी तो लिखा रहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बुक क्लोज करो तो पहले, क्या पढ़ रही हो अभी? solve for x and y, this means you are just find, you'll find the value of x and y, this है ना, यही मतलब होता है सॉल्विंग का मतलब। तो सॉल्वेबिलिटी, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कंडीशन है ये, क्राइटेरिया है ये, बताता है कि अरे यार तुम सॉल्व करने जा रहे हो, पहले चेक तो कर लो होगा भी कि नहीं, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये होगा कि नहीं होगा वो चीज। वैसे ग्राफ के हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लेट a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and दूसरा इक्वेशन a2x plus b2y, नहीं यहाँ आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसको नीचे, है ना, and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए, b2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है ये लोग, ये दो लीनियर इक्वेशंस है। अब अगर सॉल्व हुआ एक्स वाई का वैल्यू निकला, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्व नहीं होता है मतलब पैरेलल वाला सीन आ जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अच्छा वैसे ये दो इक्वेशंस है तो इनका ग्राफ भी तो बनता होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे प्लॉट करते हैं, बॉक्स बनाने वाला। ठीक है, अब इसका चलो ग्राफ के हेल्प से पहले समझते हैं। ओके, सो देयर आर कितना पॉसिबिलिटी, देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज ना, तो 3 बॉक्स बना लिए। तो हो सकता है कि ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक लाइन ऐसा रहे ये, और एक लाइन हमारा ऐसा रहेगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लाइन बन चुका है। ये मान लेते हैं कि
यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 का लाइन है ये, इक्वेशन 1 का लाइन है, और ये वाला जो लाइन है इक्वेशन 2 का लाइन है। तो इक्वेशन 1 और 2 का लाइन बनाने पे जब इनका ग्राफ हम बनाए, प्लॉट किए, तब पता चला कि बोथ द लाइंस, है ना, बोथ द लाइंस, इनका और इसका, इन दोनों का ग्राफ बनाए, ग्राफ ये बना और दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट P, इसका नाम अगर हम दे दे P, सो दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस, दैट इज इक्वेशन 1 का जो लाइन है और इक्वेशन 2 का जो लाइन हमने बनाया है, उस दोनों लाइंस पे वो पॉइंट P बैठा हुआ है। तो ये पॉइंट P कॉमन हो गया एंड दिस कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इसका अगर हम लोग ये निकाले, वर्टेक्स निकाले, तो x, y जैसा वर्टेक्स होता है क्या? तो यही सॉल्यूशन कहलाता है ना? ठीक है, ओके, समझ आ गया। फर्स्ट केस है और इसमें सिर्फ इकलौता सॉल्यूशन मिला है, क्योंकि इकलौता पॉइंट है, कॉमन वाला पॉइंट, तो इकलौता, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जब इंटरसेक्शन होता है तब। ठीक है, सेकेंड केस क्या पॉसिबिलिटी है? ये पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। तो पहला लाइन हो सकता है कुछ ऐसा बने, ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है, इक्वेशन 1 ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाए तो लाइन बन के तैयार होगा। अब इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है उसका भी तो ग्राफ होगा, उसका भी तो एक कर्व ट्रेस होगा, तो कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, तो वो इसी प्लॉट के अंदर बनेगा। और जब बनाए, जब फाइनली, तो पता चला इसी पे एकदम कोइंसाइड कर गया, वो भी बोला कि हम भी यही रास्ता में बनेंगे, क्या कर लोगे? है ही नहीं, कोइंसाइड हो गया, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुमको लगेगा एक ही लाइन है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ 2 लाइन है। MJ वाला डांस नहीं देखते हो क्या? एक के पीछे सब 10 लड़का या लड़की खड़ी रहती, लगता है एक है, सब फिर ऐसे ऐसे निकलता है नहीं, तो वही है, यहाँ पे 2 लाइन्स आया समझ? 2 लाइन्स है। तो हाँ, तो इक्वेशन 2 का लाइन यहीं पे है। ओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? ये जो हम लोग जैसे लाइन होता है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ax + by + c, इसका ग्राफ बनाए, ये बन गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x का वो वैल्यू एक रियल नंबर, y का एक रियल नंबर, इस पे पुट करो, सॉल्व करके 0 बराबर आ जाए, सेटिस्फाई हो गया। तो वो जो x का वैल्यू अल्फा लिए थे और y का वैल्यू बीटा लिए थे, वही सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि सेटिस्फाई हो गया। तो इसको कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? इसका लाइन कौन है? ये वाला। तो इस लाइन पे हर वो पॉइंट जो बैठा हुआ है, इस पे हर वो पॉइंट जो इस लाइन, जो इस कर्व पे बैठा हुआ है, वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट हो गए, यहां पे x, y मिलेगा, यहाँ पे x, अब सोचो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ना, एक लाइन में कितना पॉइंट्स कंटेन होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो दिस सिंगल इक्वेशन, सिंगल का बात हो रहा है, दिस सिंगल इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। लेकिन 2 इक्वेशंस का बात आ जाता है, फिर पॉसिबिलिटी देखते हैं ना कि आखिर वो किस तरीके से है। क्योंकि यहाँ वाला, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन 1 का लाइन है, ये दिस पॉइंट इज ऑन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, पर ये पॉइंट इक्वेशन 2 को नहीं ना करेगा। पर हमें तो कुछ ऐसा ढूंढना होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, साइमल्टेनियस हो, बिकॉज वी आर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इस पूरे चैप्टर में। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, वैसा पॉइंट ढूंढना है। तो वैसा पॉइंट तो ये वाला है, पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P 1 पे भी है तो 1 को सेटिस्फाई करेगा,
क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करता है। पहले इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे देख लो ये लाइन बन गया, लाइन पे कौन कौन सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन है। लेकिन जब दो इक्वेशन का बात आता है उस केस में तो फिर यहाँ पे देखना पड़ता है। तो दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट, दिस इज द सिंगल ओनली कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट P, इसलिए 1 पे भी है बैठा हुआ, यही पॉइंट P 2 पे भी बैठा हुआ, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और यही पॉइंट P दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 साइमल्टेनियस बन गया। वही दूसरा पॉसिबिलिटी, एक और केस है जब कोइंसाइड कर जाता है दोनों का कर्व, दोनों का ग्राफ कोइंसाइड कर गया, तो एवरी पॉइंट इज कॉमन ना, एवरी पॉइंट इज कॉमन। ये जो पॉइंट हम लिए, या फिर ये पॉइंट हम लिए, या फिर ये पॉइंट ले लो, या फिर ये पॉइंट ले लो, या फिर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो ना, वो येलो वाले लाइन पे भी है और वो पिंक वाले लाइन पे भी बैठा हुआ है, दोनों लाइंस पे बैठा हुआ है। ये कोई भी पॉइंट तुम चुनोगे, जो पॉइंट चुनना उसको चुनो, वो दोनों पे बैठा हुआ है। तो ये पॉइंट जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। किसी को भी चुन लो ना, नीचे वाले को चुन लो, इस 1 को भी और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों पे बैठा हुआ है। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट, जैसे वहां एक ही सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, तो बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अच्छा, कब होता है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन? जब कोइंसाइड करता है। और यहां पे कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब इंटरसेक्ट होता है। अच्छा, और भी पॉसिबिलिटी है ना, लास्ट पॉसिबिलिटी है। चले पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। है कि नहीं? तो ये है, देखो अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 हो सकता है कि इन दोनों को छोड़ करके, इधर पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बने। अरे यार, ये और ये पैरेलल लग रहा है क्या? तो ये दोनों बना, और ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये वाला हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ है, येलो वाला इक्वेशन 2 का लाइन है। अब दोनों लाइन पैरेलल बन गया। क्या बन गया? इंटरसेक्ट करता तो एक पॉइंट तो कम से कम मिलता, कोइंसाइड करता तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स मिल जाता, पर यहां तो पैरेलल है। पैरेलल मींस ना ही लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट करेगा ना ही राइट साइड, तुम किधर भी प्रोड्यूस कर लो, इंटरसेक्शन कभी होना नहीं है। इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा तो वो कॉमन पॉइंट कभी नहीं मिल पाएगा जो दोनों पे बैठे। येलो वाले पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। ब्लू वाला लाइन जो है उस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ इक्वेशन 1 को ही सेटिस्फाई करेगा। सो देयर आर नो पॉइंट्स जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ही नहीं वैसा पॉइंट, तो ये साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस नहीं है तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट हो गया। आया बात समझ में? सो इन केस ऑफ पैरेलल ना, जब पैरेलल हो जाता है, क्या हो जाता है? पैरेलल, तो उस केस में हमें सॉल्यूशन मिलते हैं क्या? नहीं, नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं, जब नो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तब हम बोलते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 आर इनकंसिस्टेंट, है ना, ये इनकंसिस्टेंट। अब बाकी ये दोनों केस में बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो अगर सॉल्यूशन मिल गया तो बोलो कि दीज सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और ऐसा जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में बोलोगे इनकंसिस्टेंट। ओके, क्या बोलोगे? इन दोनों केस में क्या होगा? तो यहां कंसिस्टेंट लिख दें, कंसिस्टेंट इन बोथ द केसेस। और यहां पे सिंगल, ये इकलौता केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या समझ में आ गया सभी को? ग्राफिकली सभी को समझ में आ गया? थ्योरेटिकली देख लेते हैं, क्योंकि अब जब हमें फाइंड करना होगा ना कि बताइए तो जरा, कंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन 2 दे देगा, लो जैसे सॉल्व करने के टाइम पे देता है ना कि लो 2 इक्वेशन दे दिए, सॉल्व करो, वैसे 2 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ तो जरा
कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो क्या तुम उसके लिए पूरा ग्राफ बनाओगे? इतना टाइम लगाओगे? नहीं ना। तो उसके लिए हम लोग पट्ट से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, थ्योरेटिकली चेक। ग्राफ नहीं बनाना है तो कैसे करेंगे वो चीज हम यहां बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, तो इधर भी हम बांट देते हैं वैसे ही। टेढ़ा बन जाता है यार। नहीं ठीक, कैसे है? ठीक नहीं है अभी, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोग नंबर 1, जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा? जब हमें यूनिक मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ठीक। वैसे क्या करोगे, पहले तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, तुमको करना है कि x का कोएफिशिएंट a1 और जो सेकेंड इक्वेशन है उसका x का कोएफिशिएंट देखो a2, उन दोनों का निकाल लेना तुम रेशियो। दिस इज रेशियो फ्रैक्शन, है ना। रेशियो निकाल लेना a1 और a2 का। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, x का कोएफिशिएंट और इधर वाला नीचे वाला x का कोएफिशिएंट, दोनों का निकाल लेना रेशियो, मतलब फ्रैक्शन निकाल लेना। फिर उसी तरीके से y का कोएफिशिएंट b1 और यहां जो सेकेंड इक्वेशन है y का कोएफिशिएंट b2, b1 और b2 का भी रेशियो निकालना। तो b1 और b2 ये रेशियो निकला, और चेक करना, जैसे ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3.5 है और ये भी 3.5 हो गया, तो इक्वल हो गया। पर हमें इक्वल नहीं चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है, अगर ऐसा मिल रहा है कि नॉट इक्वल, क्या नॉट इक्वल वाला केस मिल गया, आया बात समझ में? कौन सा कंडीशन मिलेगा? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कहां दोबारा पढ़ा रहे हैं? हाँ, हम क्या बोले देखो, सीखो पहले। हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट्स का रेशियो, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। अब हम इतना ही चेक करेंगे और पता चल गया हमको, तो ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ गया नहीं। बस x का कोएफिशिएंट को चेक करेंगे और y का कोएफिशिएंट को चेक करेंगे, रेशियो निकाल के। बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर आ गया तो बोलेंगे यूनिक नहीं है। अब यूनिक नहीं है तो दो ऑप्शंस में से कुछ होंगे, हमको क्या पता, यूनिक तो नहीं, इतना तो पता चल गया, ठीक। अब दूसरा, यस, कुछ नहीं, कुछ तो बात है, क्या बात है? पर्पल भी है, वाओ। चलो, नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 कोइंसाइड्स वाला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे यूनिक सॉल्यूशन तो यहां पे क्या होगा? इनफाइनाइटली, क्या होता है स्पेलिंग? TELY। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओए मेनी सॉल्यूशन। तो क्या इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं क्या? हाँ, सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एक मिले 1000 मिले, मिलना चाहिए बस। क्या क्या फर्क पड़ता है? कंसिस्टेंट हो गया। तो कब हम लोग जान पाएंगे? ग्राफ तो बनाना नहीं है, ग्राफ बनाने में बड़ी समय लग जाएगा, प्लॉटिंग, बॉक्स बनाओ, प्लॉट करो, नहीं नहीं उतना नहीं कर सकते, बस थ्योरेटिकली चेक करना है। तो 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, फिर से कोएफिशिएंट्स का ही काम है यहाँ पे, ठीक है भाई। पूरा एकदम ना दिमाग खोल करके रखो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है कि घर जाना है हमको, बात मत करो यार। तो कब होगा बहुत सारा सॉल्यूशन, कब बनेगा कोइंसाइडल? थ्योरेटिकली तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों का रेशियो निकालो। क्या करो? तीनों का रेशियो निकालो, ओके ठीक है। तो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लिए,
फिर y का कोएफिशिएंट कौन है, b1 b2 है, तो उनका रेशियो निकालेंगे, b1 और b2 का रेशियो निकाल लिए। कांस्टेंट है c1, कांस्टेंट है c2, साइन के साथ, साइन के साथ, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस c1 लेंगे, वैसे c1 और c2। अब तीनों रेशियो अगर बराबर हो गया, सब बराबर होना चाहिए, अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, ऐसा अगर मिल रहा है तो बोलना ये तो कोइंसाइड वाला केस है, मतलब मैनी सॉल्यूशन हो गया। ग्राफ बनाए नहीं, पता चल गया, पहले ही हम बता देंगे कि कैसा ग्राफ बनेगा, पक्का कोइंसाइड वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों रेशियो बराबर है, सब बराबर, सब रेशियो बराबर, एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई का कोएफिशिएंट्स का रेशियो, कांस्टेंट्स का रेशियो, तीनों बराबर हो गया, समझ जाना मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देख लो, कौन सा बच गया, पैरेलल वाला ना, पैरेलल वाला। ठीक है, अब क्या करोगे, पैरेलल वाले में, पैरेलल तो यहां पे नो सॉल्यूशन होता है, यहां पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल में तो तुम जानते हो, पैरेलल है मतलब कहीं इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल होता है ना, कब होता है, जब टू लाइंस पैरेलल, और इस केस में क्या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं क्या, ठीक है। तो ऐसे केस में करना क्या है, फिर से वही रेशियो निकालो, तीनों का रेशियो निकालना, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकाले, फिर y का कोएफिशिएंट्स b1 b2 का रेशियो निकालेंगे, b1 b2 का रेशियो निकालेंगे, फिर कांस्टेंट c1 c2 का भी रेशियो निकालेंगे, और चेक करेंगे क्या बराबर नहीं बराबर देखेंगे। तो ये पहला वाला x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। इतना चेक करने के बाद तुमको फील होगा कि यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, तुमको लगेगा मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड वाला भी तो बराबर होना चाहिए। और अगर ये बराबर नहीं हुआ, मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट बराबर होगा, बट दैट कांस्टेंट्स का रेशियो इन दोनों के बराबर नहीं होगा, समझे, x का कोएफिशिएंट का रेशियो y का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा दोनों, लेकिन जो कांस्टेंट्स का रेशियो है वो उन दोनों के बराबर नहीं होगा। तब समझेंगे अच्छा ये तो नो सॉल्यूशन का केस है, मतलब लाइंस कैसा बनेगा, यहां पे पैरेलल, यहां पे कैसा बनेगा, जब सब बराबर हो जाएगा तो वो कोइंसाइड्स वाला ना, ओवरलैपिंग वाला। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वो कांस्टेंट्स का रेशियो चेक भी नहीं करना होता है यूनिक में, बस दोनों का निकालो, एक्स वाला और वाई वाला रेशियोज निकालो, देखो कि बराबर नहीं होना चाहिए भैया, बस बराबर नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, क्लियर है? अभी है टाइम, एक एक एग्जांपल दिखाएंगे हम। चलो इसको नहीं पढ़ाए हैं, नोट करो इसको जल्दी से, नहीं तो एग्जांपल कल भी दिखा सकते हैं। नोट करो यार पहले, तुम लोग बड़ी बोलते रहता है। पता नहीं कौन सा बुक में हम पहले लिख लो। अच्छा वो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फाइनल्स में तो डिपेंडेंट वर्ड तो नहीं आएगा, डोंट वरी, नहीं आएगा।
पहले इसको बनाना था फिर उसको लिखना था, ऊपर नीचे किया भी जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली वो याद रहना चाहिए तीनों कंडीशन, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग को पता लगेगा ना कि कौन सा ग्राफ बनेगा और कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हम्म, 31% हो गया है बैटरी। हेलो हेलो, साउंड भी ठीक है। दो खुट्टी है, खुट्टी का भी छूट नहीं सकता है। क्या बोलते हैं इसको ऐसे, 2 लेवल। चलो अब कल ही पढ़ाएंगे, है ना। होमवर्क जो है वो सेकेंड एक्सरसाइज है, ओके, एक्सरसाइज सेकेंड है, ओके। कौन सा है, 3B? हाँ, सी कहाँ पढ़ाया है, सी सी बनाने का मन है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बनाए हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाए हो क्वेश्चन? तो बना लेना 4-5, पता चल जाएगा ना कम से कम, ठीक है। आया बात समझ में? हाँ, 3B ही है एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशन में देखो ना, ग्राफ के बाद जो एक्सरसाइज था कौन सा नाम क्या है, 3B है। सो 3B अब कंप्लीट होमवर्क है, ओके, यस। और कल का जो हम लोग का क्लास होगा तो 3C नहीं 3D हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि 3C में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो कि सिलेबस में नहीं है, तो मत ही बनाओ उसको, टाइम वेस्ट क्यों ही करोगे। ऐसे बनाने का मन है तो 4-5 क्वेश्चन बना लेना ताकि मेथड पता चल जाए हमें, मेथड तो हम बता ही दिए थे, है ना। 3D रहेगा, कल के क्लास में 3D मिल जाएगा, कल का क्लास होने के बाद 3D हो जाएगा, एंड देन द डे आफ्टर टुमारो विल कम टू द वर्ड प्रॉब्लम, ओके। ओके, बाय बाय।